बिहार असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती 2026 सबसे ज़्यादा प्रासंगिक, सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण और यूं कहें कि देश की सबसे बड़ी असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती 2026 की अगर कोई है तो वो बिहार असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती है। और इस पर देश के सभी छात्रों की नज़र है कि आखिर कब नोटिफिकेशन आने वाला है और कैसे इसमें चयन होने वाला है, चयन प्रक्रिया क्या रहेगी, पात्रताएं क्या रहेंगी और आयु सीमा क्या रहेगी, सिलेबस क्या रहेगा, इन सब चीज़ों को लेकर के छात्रों के बीच ऊहापोह की स्थिति है। तो ऐसी ही स्थिति में एक बहुत ही महत्वपूर्ण न्यूज़ निकल कर आती है आज 8 मार्च को, जिससे मैं आपको रूबरू कराने वाला हूं। तो सबसे जरूरी बात यह है कि इन सभी बातों से पर्दा उठ जाएगा, आपका कोई भी डाउट नहीं बचेगा अगर आप लास्ट तक इस वीडियो से जुड़े रहते हैं। बहुत लंबा नहीं खींचूंगा, शॉर्ट में ही बातें करूंगा, जरूरी बातें ही करूंगा। तो बस शर्त यह है कि आप लास्ट तक इस वीडियो को देख लें और फिर भी अगर कोई आपका डाउट रह जाता है तो कमेंट सेक्शन में जरूर पूछ लें, ठीक है। नमस्कार आप सभी का, मैं रजत यूजीसी नेट RWA टीम पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। थंबनेल तो आपने देख ही लिया होगा कौन कौन सी बातें हमें डिस्कस करनी है। ये ड्राफ्ट है आपका असिस्टेंट प्रोफेसर ऑफ यूनिवर्सिटीज ऑफ बिहार 2025 के लिए। दरअसल ये जो भर्ती है या ये जो अधियाचन है वो 2025 का ही है, लेकिन इसके लिए वैकेंसी आने वाली है, एग्ज़ाम होने वाला है, इसकी पूरी प्रक्रिया अभी शेष है, वो 2026 में पूरी होगी। तो इस ड्राफ्ट में बहुत सी बातें की गई हैं, नियमावली के लिए बहुत से संशोधन रखे गए हैं। अगर इसमें कोई चेंज नहीं होता है आयोग या सरकार की तरफ से तो मान के चलिए हूबहू यही चीज़ें रहने वाली है बिहार असिस्टेंट प्रोफेसर 2026 के लिए। तो शुरुआत में कुछ खास नहीं है, ये शॉर्ट टाइटल दे रखा है पूरा, ठीक है, कि इस ड्राफ्ट का नाम क्या होगा, ठीक है। चैप्टर 2 में डेफिनेशंस दे रखी है कि चेयरमैन का मतलब क्या होगा, कमीशन का मतलब, डिपार्टमेंट का मतलब, नेट का मतलब क्या होगा, सेट या स्लेट का मतलब क्या होगा, ठीक है। यहाँ पर देखिए दे भी रखा है कि स्टेट गवर्नमेंट जो होगी वो गवर्नमेंट ऑफ बिहार होगी, जब भी स्टेट गवर्नमेंट का नाम आएगा वहाँ। सेट या स्लेट का मतलब होगा स्टेट लेवल एलिजिबिलिटी टेस्ट, जिसको बिहार के लोग जो है वो क्या मानते हैं, बैट। बिहार में इसको बैट कहा जाता है, बिहार एलिजिबिलिटी टेस्ट कहा जाता है, ठीक है। तो ये सारी बातें यहाँ डिफाइन की गई हैं बहुत अच्छे तरीके से। आप इसको या इस कह सकते हो ड्राफ्ट को देख लेंगे और इस ड्राफ्ट को मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे भी डलवा देता हूँ ताकि आप इसको अगर पढ़ना चाहें डिटेल्स में तो पढ़ भी सकते हैं। चैप्टर 3 थोड़ा काम का है क्योंकि यहाँ अपॉइंटमेंट ऑफ टीचर्स और असिस्टेंट प्रोफेसर की बात कर रखी है। ऑब्जेक्टिव इसका दरअसल यही है। प्रोसीजर ऑफ अपॉइंटमेंट दे रखा है, अपॉइंटमेंट शैल बी मेड थ्रू एन ओपन ऑल इंडिया एडवर्टीजमेंट। तो ये तो खैर कॉमन बात है कि चुपके चुपके से ये वैकेंसी नहीं भरी जाएगी, एक ऑल इंडिया एडवर्टाइजमेंट होगा, विज्ञप्ति जारी की जाएगी, सबके फॉर्म लिए जाएंगे, एप्लीकेशन लिए जाएंगे, देन उसके बाद जो है लिखित परीक्षा का आयोजन होगा, साक्षात्कार का आयोजन होगा, फाइनल मेरिट लगेगी और फिर ये आपकी भर्ती कंप्लीट होगी। तो कुल मिलाकर के पहली बात तो ध्यान रखनी है कि एक ओपन एडवर्टीजमेंट होगा, उसके थ्रू ये भर्ती होगी, ठीक है। आगे दे रखा है कि ये आपका बिहार स्टेट यूनिवर्सिटी सर्विस कमीशन, जिसको हम क्या बोलते हैं, BSUSC, ठीक है, बिहार स्टेट यूनिवर्सिटी सर्विस कमीशन, इसके थ्रू ये भर्ती होगी, मतलब किसी दूसरे आयोग के थ्रू नहीं होगी। यही इसको क्या करेगा, पूरी तरह से गाइड करेगा और इसी के अंदर में ये भर्ती कंप्लीट होगी। आगे दे रखा है कुछ और भी जो चीजें हैं वो आप पढ़ते चलिए। हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट शैल कंसोलिडेट द रिक्विजिशन फ्रॉम द यूनिवर्सिटी आफ्टर डिलीजेंस फॉरवर्ड टू द कमीशन, ठीक है। तो ये कुछ बेसिक बातें हैं। इसेंशियल क्वालिफिकेशन ये काम की चीज है, तो इसको पढ़ लीजिए। क्वालिफिकेशन में मास्टर्स होना चाहिए 55% मार्क्स के साथ, मतलब 55% अंक आपके पीजी में होने चाहिए अगर आप अनरिजर्व्ड कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो। अब अनरिजर्व्ड कौन से होंगे, एक तो अनरिजर्व्ड वही होंगे जो आपके अपर कास्ट जिनको बोला जाता है जनरली, दूसरे अनरिजर्व्ड में वो आएंगे जो अदर स्टेट कैंडिडेट्स हैं, क्योंकि भले ही आप अपने स्टेट में रिजर्व्ड कैटेगरी में आते हो
लेकिन जब आप बिहार में जाओगे एग्जाम देने तो वहां अनरिजर्व्ड कैटेगरी में, अनारक्षित श्रेणी में आपका चयन होगा। तो अगर आप अनरिजर्व्ड कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो 55% के साथ पीजी होना चाहिए। साथ ही साथ बिहार स्टेट के लोगों को रिजर्व्ड कैटेगरी में 5% का जो छूट है वो मिल सकता है। मतलब बिहार स्टेट के ये वाले लोग जो है SC BC और OBC वगैरह, इन सबको 50% अंक में भी परीक्षा देने का मौका मिल सकता है। तो ये इसेंशियल क्वालिफिकेशन है, ठीक है। इसके अलावा आगे दे रखा है कि जो आपकी एबव क्वालिफिकेशन है वो तो इसेंशियल है, इसके बाद क्या है, आपका नेट होना भी जरूरी है। साफ लिख रखा है कि नेशनल टेस्टिंग एजेंसी कंडक्टेड बाय द UGC, जो UGC के द्वारा करवाया जाता है, ये पास होना जरूरी है। अगर किसी के पास ये वाली डिग्री या ये वाला सर्टिफिकेट नहीं है सपोज, तो वो क्या करे, वो स्टेट लेवल एलिजिबिलिटी टेस्ट, जिसको स्लेट या सेट कहा जाता है, बिहार राज्य के लिए ये बैट होगा जनरली, BET, ठीक है, उसको पास करके इस एग्जाम में बैठ सकता है। तीसरी बात यहां पर है PhD की डिग्री को लेकर के जो बताया गया है, ठीक है, कि PhD डिग्री जो है वो एक सामान्य योग्यता की तरह, जैसे नेट स्लेट है वैसे ही PhD की डिग्री भी होगी, ठीक है। मे बी एग्जेम्प्टेड फ्रॉम नेट स्लेट सेट, इनको नेट स्लेट सेट से अलग रखा जा सकता है, ठीक है। मतलब यहां पर साफ बात यह है कि जो लोग PhD है उनको एग्जेम्प्ट किया जाएगा नेट सेट स्लेट की तरह, यानी PhD बराबर नेट हो जाएगा। अभी तक क्या होता था कि PhD में आपको कुछ एक्स्ट्रा बेनिफिट मिल जाते थे, कुछ एक्स्ट्रा मार्क्स मिल जाते थे, ठीक है। जो लोग PhD होते थे उनको वेटेज मिल जाता था PhD का। अब की बार ऐसा नहीं होने वाला है बिहार असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती में, यानी बिहार असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती में जो लोग नेट हैं उनकी भी उतनी ही वैल्यू है, जो PhD है उनकी भी उतनी ही वैल्यू है। एक्स्ट्रा वेटेज या एक्स्ट्रा जो मार्क्स हैं वो PhD के लिए नहीं दिए जाएंगे, ठीक है। ये अभी रिकमेंडेशंस रखी गई हैं, अगर ये फुलफिल हो जाती है तो यही आपका रहने वाला है कुल मिलाकर के, ठीक है। तो ये सारी चीजें यहां पर दे रखी है, पूरा PhD के कुछ रेगुलेशंस दे रखे हैं, कैसी होनी चाहिए, क्या होनी चाहिए। नोट करके देखिए क्या लिखा है साफ साफ, नेट सेट स्लेट जो भी है shall also not be required for such master's programs in disciplines for which net set slate is not conducted by the UGC, CSIR or similar test accredited by the UGC like SLAT and SET, ठीक है। मतलब उन विषयों में नेट सेट स्लेट जरूरी नहीं होगा जिनमें UGC कंडक्ट नहीं करा रहा, यानी कुछ ऐसे डिसिप्लिन्स हैं जिनमें UGC नेट सेट स्लेट का एग्जाम नहीं लेता, तो उनके लिए जरूरी भी नहीं है। अब सीधी सी बात है, जब एग्जाम ही नहीं हो रहा उस सब्जेक्ट में तो लाएंगे कहां से, तो उनके लिए जरूरी नहीं है। दूसरी बात देखिए क्या दे रखी है, PhD degree has been obtained from an foreign university institution with a ranking amount of top 500 in world, ठीक है, by any one of the following, ठीक है। तो मतलब दे रखा है कि 500 जो मुख्य हैं दुनिया भर की यूनिवर्सिटीज, टॉप यूनिवर्सिटीज, उनमें होना चाहिए, ठीक है। इन द कंटेक्स्ट ऑफ डिसिप्लिन लाइक म्यूजिक, आर्ट्स, विजुअल आर्ट्स, उनके बारे में बता रखा है। सबसे जरूरी बात है एज लिमिट की, तो देखिए जो मिनिमम और अपर एज लिमिट है वो यहां पर दे रखी है, मतलब 23 to 45 ये एज लिमिट आपकी मिनिमम टू अपर है, जो कि पहले 55 होती थी अधिकतम आयु सीमा, अब अधिकतम आयु सीमा जो है वो 45 कर दी गई है। और साथ ही साथ ये भी लिख दिया गया है कि एज रिलैक्सेशन विल बी गिवन एज पर स्टेट गवर्नमेंट रूल्स, ठीक है। तो जो रिजर्व्ड कैटेगरी के स्टूडेंट्स हैं, जो रिजर्व कैटेगरी के प्रतियोगी हैं, उनको गवर्नमेंट ऑफ बिहार के अकॉर्डिंग एज में रिलैक्सेशन भी मिल सकता है, जो भी मिलता है +3 +5 वो आपको यहाँ पर मिलेगा, चाहे वो महिलाएं हो चाहे रिजर्व कैटेगरी के स्टूडेंट्स हो, ठीक है, उनके लिए। पे स्केल की बात कर रखी है, ठीक है, तो वो गवर्नमेंट ऑफ बिहार के द्वारा होगा और खासकर यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन के जो भी रूल्स एंड रेगुलेशन है, उनकी रिकमेंडेशंस है, उनके अकॉर्डिंग होगा। इंटरव्यू बोर्ड की बात कर रखी है, तो इंटरव्यू बोर्ड जो होगा उसमें 3 जो है सब्जेक्ट एक्सपर्ट होंगे कम से कम, ठीक है, मिनिमम 3 सब्जेक्ट एक्सपर्ट, नॉट बेलो द रैंक ऑफ प्रोफेसर, एक भी प्रोफेसर की रैंक से छोटा नहीं होगा, यानी प्रोफेसर रैंक उनकी कम से कम होगी। असिस्टेंट या एसोसिएट प्रोफेसर को इंटरव्यू पैनल में नहीं जगह दी जाएगी।
ठीक है, तो ये बात आपकी जरूरी हो गई। आगे दे रखा है चेयरमैन जो है आयोग का, वो इनको रिकमेंड करेगा या कमीशन के द्वारा इनको रिकमेंड किया जाएगा। ठीक है, प्रोसीजर ऑफ कंडक्टिंग द इंटरव्यू शैल बी डिटरमाइंड बाय द कमीशन इंश्योरिंग फेयरनेस एंड द ट्रांसपेरेंसी एंड आल्सो टू एक्सप्लोर द क्वालिफिकेशंस एज डिस्क्राइब्ड इन क्लॉज 3.1 ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द स्टैट्यूट्स। ठीक है, मतलब इंटरव्यू पैनल जो होगा वो कमीशन की गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग ही इंटरव्यू कंडक्ट कराएगा। ठीक है, जो भी गाइडलाइंस आपको दे रखी थी पहले। तो ये सारी बातें यहां पर बता रखी है। एलिजिबिलिटी ऑफ कैंडिडेट्स विद डिग्री इन कंसर्न रिलेवेंट अलाइन सब्जेक्ट्स, कुछ ऐसे सब्जेक्ट्स हैं उनके बारे में यहां पर दे रखा है। नंबर ऑफ कैंडिडेट्स कॉल्ड फॉर इंटरव्यू, कितने कैंडिडेट्स इंटरव्यू के लिए बुलाए जाएंगे, तो 3 गुना बुलाए जाएंगे, 1:3। जैसे अगर हम मान के चलें 7000 पोस्ट है, तो आप 3 गुना कर दीजिए, 21,000 लोग जो है वो इंटरव्यू के लिए बुलाए जाएंगे। ठीक है, तो ये भी इन्होंने यहां पर साफ कर दिया। अब देखिए सबसे बड़ा सवाल आपका रहता है सिलेबस को लेकर के, तो जो सिलेबस वाली बात है वो यहां पर क्लियर हो रही है, ये भी इंपॉर्टेंट है। साफ लिखा है कि सिलेबस ऑफ द रिटन एग्जामिनेशन, यानी जो हमारे लिखित परीक्षा होगी उसका सिलेबस नेट के सिलेबस के अकॉर्डिंग होगा। ठीक है, तो नेट यूजीसी नेट या सीएसआईआर नेट का जो सिलेबस होता है उसी के आधार पर आपका रिटन एग्जाम का सिलेबस होगा। तो नेट वाले स्टूडेंट्स को अलग से पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है, वो नेट का ही सिलेबस आपका वहां रहने वाला है। फिर आगे ये भी बता रखा है कि जिन सब्जेक्ट्स में नेट एग्जामिनेशन नहीं होता, यूजीसी जिन सब्जेक्ट्स में नेट या कह सकते हो सीएसआईआर नेट का एग्जाम ही नहीं कंडक्ट कराता, उनके लिए सिलेबस प्रिपेयर होगा, उनके लिए सिलेबस तैयार किया जाएगा और बाद में उसको नोटिफाई किया जाएगा, मतलब लोगों तक पहुंचाया जाएगा, उसका नोटिफिकेशन जो है वो आपको मिल जाएगा बाद में। आगे देखिए तरीका दे रखा है, पैटर्न दे रखा है साफ साफ, रिटन एग्जामिनेशन विल बी ऑफ डिस्क्रिप्टिव टाइप, यानी ये आपका डिस्क्रिप्टिव होगा, लिखित मोड में होगा, लिखित परीक्षा होगी, ऑब्जेक्टिव नहीं होगा, बहुविकल्पीय नहीं होगा, आंसर राइटिंग आपको करनी पड़ेगी। ठीक है, मॉडल क्वेश्चन पेपर आपको बाद में दिखा दिया जाएगा, आयोग के द्वारा बता दिया जाएगा कि कितने प्रश्न रहेंगे, हर प्रश्न कितने नंबर का होगा, इस तरह का एक मॉडल प्रश्न पत्र बना के आपको दे दिया जाएगा, जिससे कि आपको आइडिया लग जाए कि लघु उत्तरीय कितने होंगे, शॉर्ट आंसर टाइप कितने दीर्घ उत्तरीय होंगे और एक क्वेश्चन कितने मार्क्स का होगा, वो सारी चीजें आपको बाद में पता लग जाएंगी। तो देखिए ये भी बात आपके लिए जरूरी है, सिलेबस आपका नेट वाला रहेगा, परीक्षा आपकी लिखित रहेगी और मॉडल पेपर भी आपको दिखाया जाएगा पहले। ठीक है, क्वेश्चंस टू बी आस्क्ड एंड नोटिफाइड बिफोर द एडवर्टीजमेंट। ठीक है, तो एडवर्टीजमेंट से पहले उन सब्जेक्ट्स का सिलेबस दिया जाएगा जिनमें नेट नहीं होता, पहली बात। दूसरी बात, आपके सिलेबस के बाद मॉडल पेपर भी दिए जाएंगे, जिससे आपको ये पता चल सके कि कितने प्रश्न आने वाले हैं और हर प्रश्न कितने नंबर का रहने वाला है। ठीक है, प्रोसेसिंग फी की बात यहां पर कर रखी है, कमीशन सेल डिटरमाइन द एप्लीकेशन प्रोसेसिंग फी एज डीम्ड अप्रोप्रिएट फॉर द इनवाइटिंग एप्लीकेशंस। ठीक है, तो ये बाद में डिटरमाइन होगी, अभी यहां पर डिस्क्लोज नहीं करी है, लेकिन बताया गया एप्लीकेशन के लिए जो भी वैलिड होगी फीस वो ली जाएगी। चैप्टर 4 रिजर्वेशन के लिए दे रखा है, रिजर्वेशन पॉलिसी एज ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट, यानी बिहार सरकार की जो भी पॉलिसी होगी वही पॉलिसी यहां अपनाई जाएगी, वही एप्लीकेबल होगी। शैल बी स्ट्रिक्टली फॉलोड, उसी को स्ट्रिक्टली फॉलो किया जाएगा। रिजर्वेशन शैल बी फॉलोड कैटेगरी वाइज एंड द सब्जेक्ट्स वाइज इन अकॉर्डेंस विद द रोस्टर प्रिपेयर्ड बाय द यूनिवर्सिटी एडमिनिस्ट्रेशन फॉर द स्टेट गवर्नमेंट, यानी कैटेगरी वाइज रहेगा और सब्जेक्ट वाइज रहेगा। ठीक है, इफ कैंडिडेट बिलोंगिंग टू द रिजर्व्ड कैटेगरी सिक्योर मार्क्स दैट क्वालिफाई देम फॉर द सिलेक्शन अंडर द जनरल मेरिट लिस्ट, दे शैल बी कंसीडर्ड फॉर द सिलेक्शन अंडर द अनरिजर्व्ड कैटेगरी। अब समझिए, ये बहुत जरूरी बात है, इसको जो है मार्क कर लीजिए सारे स्टूडेंट्स। क्या दे रखा है, जो स्टूडेंट या जो कैंडिडेट रिजर्व्ड कैटेगरी से सिक्योर मार्क्स ले आएंगे, अनरिजर्व्ड कैटेगरी में सिलेक्शन लेंगे वो, और उनको अनरिजर्व्ड कैटेगरी में ही जगह दी जाएगी। मतलब अगर कोई रिजर्व्ड कैटेगरी का कैंडिडेट है और उसके मार्क्स अनरिजर्व्ड कैटेगरी की मेरिट के बराबर हैं, तो उसका सिलेक्शन जो है शैल बी कंसीडर अंडर द अनरिजर्व्ड कैटेगरी, तो उसको अनरिजर्व्ड कैटेगरी में कंसीडर किया जाएगा।
जिसका मार्क्स जनरल मेरिट के अकॉर्डिंग होगा। ठीक है, तो ये बहुत जरूरी बात है। मतलब ऐसा नहीं है, अभी सुप्रीम कोर्ट ने भी ऑर्डर दिया था कि अगर कोई रिजर्व्ड कैटेगरी का स्टूडेंट अनरिजर्व्ड कैटेगरी के बराबर रैंक लाता है या मार्क्स लाता है तो उसका सिलेक्शन अनरिजर्व्ड कैटेगरी पर होगा, ना कि उसी की रिजर्व्ड कैटेगरी में। ठीक है, अब देखिए सिलेक्शन प्रोसेस, ये सबसे जरूरी आपका पैसेज है, इसको पढ़ लेना है। सिलेक्शन प्रोसेस में साफ साफ दे रखा है, कमीशन शैल कंडक्ट ए रिटन एग्जामिनेशन, यानी जो आपका BSUSC है, बिहार स्टेट यूनिवर्सिटी सिलेक्शन कमीशन, वो एक रिटन एग्जाम कंडक्ट कराएगा। एलिजिबल कैंडिडेट इन द कंसर्न सब्जेक्ट्स कैरिंग अ टोटल 160 मार्क्स विद ड्यूरेशन ऑफ 3 आवर्स। तो देखो रिटन एग्जाम होगा, ये तो दे रखा है। रिटन एग्जाम लिखित परीक्षा का होगा, डिस्क्रिप्टिव होगा, ये भी तय है। और अब उन्होंने ये भी बता दिया कि 160 मार्क्स का होने वाला है, यानी रिटन एग्जाम 160 मार्क्स का होगा, ये बात तय है। और साफ उन्होंने बता रखा है मिनिमम क्वालिफाइंग परसेंटेज शैल बी 50%, मतलब इसमें कम से कम 50% पास करना होगा, 50% मार्क्स लाने होंगे तभी आप क्वालिफाई कर पाओगे। मेरिट तो बाद में लगेगी, अगर 50% अंक ज्यादा लोगों के आ जाते हैं, जो भी सीट है उससे ज्यादा लोगों के अगर 50% अंक आ जाते हैं तो मेरिट लगेगी। सपोज अगर सीट से कम ही लोग हो पाए हैं जिन्होंने 50% मार्क्स लिए हैं तो फिर मेरिट लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन अगर कोई ऐसा है जिसका 50% से कम मार्क्स आ रहा है तो वो क्वालिफाई ही नहीं कर पा रहा है, तो ये भी ध्यान रखना है। तो 160 मार्क्स की लिखित परीक्षा होगी सब्जेक्ट की, और आगे उन्होंने दे रखा है कि इसका 80% जो है वो वेटेज आपका ओवरऑल सिलेक्शन प्रोसेस में जोड़ा जाएगा। ठीक है, यानी जितने भी मार्क्स आपके आएंगे 160 में से उसका 80% वेटेज कट ऑफ में आपका जोड़ा जाएगा। ठीक है, ओनली क्वालिफाइड एंड शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट बेस्ड ऑन द रिटन एग्जामिनेशन शैल बी कॉल्ड फॉर द इंटरव्यू। जो लोग क्वालिफाई कर रहे होंगे यहां पर कैंडिडेट, उनको ही इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा, सबको नहीं बुलाया जाएगा, ये बात ध्यान रखनी है। आगे क्या बोला है, इंटरव्यू जो होगा वो 40 मार्क्स का होगा। ठीक है, तो आपने देखा 160 मार्क्स का आपका लिखित एग्जाम हो गया, फिर 40 मार्क्स की आपका इंटरव्यू हो गया। इंटरव्यू में अपीयरेंस इन द इंटरव्यू इज मैंडेटरी, मतलब आपकी उपस्थिति अटेंडेंस जो है वो अनिवार्य है। ऐसा नहीं है कि आपके 160 में से यहां पर अच्छे नंबर आ गए तो आप इंटरव्यू में जा ही नहीं रहे हो। इंटरव्यू में आपका अटेंडेंस अनिवार्य है, ये ध्यान रखना है। 40 मार्क्स का इंटरव्यू आपका रहने वाला है। मेरिट लिस्ट जो बनेगी वो आपके सब्जेक्ट की 80% वेटेज होगा और इंटरव्यू का 20% वेटेज होगा। ठीक है, यानी इंटरव्यू में जो भी मार्क्स आपको मिलेंगे उसका 20% आपका कट ऑफ में जोड़ा जाएगा। ठीक है, यानी टोटल जो आपका 200 मार्क्स का एग्जाम होगा। कमीशन सेल प्रिपेयर अ कंपोजिट मेरिट लिस्ट फॉर ईच सब्जेक्ट, मतलब हर सब्जेक्ट की एक अलग अलग जो है prepare a composite merit list for each subject considering the number of vacancies and the reservation roster। मतलब सबके लिए क्या होगी, एक आपकी मेरिट लिस्ट बन जाएगी। बेस्ड ऑन द composite merit list a university wise panel shall be formulated duly taken into account the preference of the universities as a specific by the candidate। The finalized university wise panel shall be forwarded to the department for the further action। मतलब यहां पर सारी यूनिवर्सिटीज की एक कॉमन रैंक बनेगी, एक कॉमन कट ऑफ बनेगी, और फिर जो भी बच्चे की चॉइस होगी, जो भी कैंडिडेट की चॉइस होगी और उसके मार्क्स होंगे उसके अकॉर्डिंग उसको उसकी यूनिवर्सिटी में भेज दिया जाएगा। ठीक है, इन द इवेंट ऑफ द टोटल मार्क्स ऑब्टेन्ड फ्रॉम रिटन एग्जामिनेशन एंड इंटरव्यू बीइंग द सेम कैंडिडेट हैविंग हायर मार्क्स इन द रिटन एग्जामिनेशन शैल बी प्लेस्ड हायर इन द फाइनल मेरिट लिस्ट। इन द इवेंट ऑफ कैंडिडेट्स having same marks in interview and written examination, then candidate who is older in age according to the date of birth shall be placed higher in the final merit list. In the event of candidates having same date of birth, candidates whose name appears alphabetically first in the Devanagari script shall be placed higher in the final merit list। तो भाई यहाँ पर जो भी आपको नियमावली दे रखी है उससे पढ़ के आपको ये समझ में आ जाना चाहिए कि ये खास करके सभी एग्जाम्स में होता है कि अगर कोई स्टूडेंट ऐसा है
जिसकी फाइनल मेरिट लिस्ट में नंबर दोनों के बराबर है, तो किसको हाई मेरिट दी जाए, किसको लो दी जाए, इसमें फिर असमंजस हो जाता है, क्योंकि दोनों के मार्क्स बराबर हैं। तो दोनों के मार्क्स बराबर होने की स्थिति में सबसे पहले उसको वरीयता दी जाएगी जिसने क्या किया है, रिटन एग्जामिनेशन में कैंडिडेट्स के नंबर जिसके ज़्यादा है। अगर उसके बाद वहां भी दोनों के बराबर है तो क्या होगा, तो फिर कैंडिडेट्स की डेट ऑफ बर्थ जिसकी पहले होगी उसको दिया जाएगा। अगर डेट ऑफ बर्थ भी सेम है सपोज, तो फिर क्या होगा, तो फिर उनका जो नाम है उस नाम में देवनागरी लिपि जो हमारी हिंदी की है उसमें जिसका अक्षर पहले आएगा, जिसका अल्फाबेट पहले आएगा, उसको मेरिट दी जाएगी। तो ये तरीका दे रखा है इन्होंने, साफ साफ यहाँ पर डिस्क्लोज है। प्रोसीजर फॉर इंटरव्यू शैल बी डिसाइडेड बाय द कमीशन। द मेरिट लिस्ट अपीयर्ड बाय द कमीशन शैल बी वैलिड फॉर 1 ईयर फ्रॉम द डेट ऑफ इशुएंस अपॉइंटमेंट लेटर। ठीक है, तो वो 1 साल के लिए मेरिट लिस्ट आपकी वैलिड होगी। कमीशन शैल ऑल्सो प्रिपेयर कंपोजिट मेरिट लिस्ट ऑफ रिटन एग्जामिनेशन ऑफ सच कैंडिडेट्स हु आर नॉट रिकमेंडेड फॉर द पोस्टिंग इन कंसर्न सब्जेक्ट्स आफ्टर कंडक्टिंग इंटरव्यू। दिस लिस्ट विल बी कम्युनिकेटेड to the universities through higher education department. Universities may be use this list for the selection of guest faculties if any. अब देखिए ये वाली बात और भी जरूरी है। क्या कह रहा है ये भाई साहब कह रहे हैं कि जो भी कैंडिडेट सेलेक्ट हो जाएंगे वो तो चलो सेलेक्ट हो जाएंगे, लेकिन जिन कैंडिडेट को सिलेक्शन नहीं मिल पाएगा, ठीक है, सच कैंडिडेट्स हु आर नॉट रिकमेंडेड फॉर द पोस्टिंग, जिनको रिकमेंड नहीं किया जा सकेगा किसी भी सब्जेक्ट में, तो उनकी लिस्ट सभी यूनिवर्सिटीज़ में भेज दी जाएगी, ताकि वो यूनिवर्सिटीज़ बाद में उनको ज़रूरत पड़ने पर गेस्ट फैकल्टी या कह सकते हो एडहॉक फैकल्टी के तौर पर यूज कर सकें, गेस्ट फैकल्टी या एडहॉक फैकल्टी के तौर पर नौकरी दे सकें। तो ये भी एक बहुत अच्छी बात है, मतलब फेल वालों के लिए भी मौका रहेगा कि आप भले ही रिकमेंड नहीं हो पाए एज ए असिस्टेंट प्रोफेसर, तो आप किसी भी यूनिवर्सिटीज़ में जा कर के आप अपना वो जो भी आपकी मेरिट रही होगी उसके अकॉर्डिंग वहाँ गेस्ट या एडहॉक फैकल्टी के तौर पर काम कर सकते हैं। अपॉइंटमेंट दे रखा है, द कमीशन सेल सबमिट इट्स रिकमेंडेशन ऑफ द सिलेक्ट कैंडिडेट्स टू द हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट। डिपार्टमेंट सेल फॉरवर्ड द रिकमेंडेशन टू द वाइस चांसलर ऑफ द रेस्पेक्टिव यूनिवर्सिटी फॉर द नेसेसरी एक्शन एंड अपॉइंटमेंट। ठीक है, तो ये वो सारी चीज़ें दे रखी है, ज्वाइनिंग डेट वगैरह दे रखी है, क्या क्या रहेगी वो बाद की चीज़ें हैं। ठीक है, अब ये दे रखा है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मार्क्स, शॉर्ट लिस्टिंग, सिलेक्शन ऑफ कैंडिडेट्स फॉर द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट प्रोफेसर। ठीक है, तो ये बात हम लोग पढ़ भी चुके हैं, इसके लिए क्या ही दोबारा पढ़ना। रिटन एग्जाम 160 नंबर का होगा, ठीक है, 80% वेटेज इसका टोटल मार्क्स में लिया जाएगा। इंटरव्यू 40 नंबर का होगा, इसका वेटेज 20% कैलकुलेट होगा टोटल मार्क्स में। सेट सेलेक्ट सेल वैलिड फॉर अपॉइंटमेंट इन रेस्पेक्टिव स्टेट यूनिवर्सिटी कॉलेज इंस्टीट्यूट। ठीक है, यानी जो आपका सेट या स्लेट होगा वो उसी स्टेट या यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूशंस के लिए वैलिड होगा। कंडक्टेड बाय द बिहार गवर्नमेंट और बाय एनी एजेंसी ऑथराइज्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ बिहार। अब ये वाली बात दे रखी है किसके संबंध में भाई, बैट के बारे में। मतलब आपका जो बैट एग्जाम होगा वो बिहार सरकार कराएगी या फिर कोई ऐसी एजेंसी कराएगी जिसको बिहार गवर्नमेंट ने ऑथराइज्ड किया होगा। तो बिहार सरकार या बिहार सरकार की अथॉरिटी में आपका बैट का एग्जाम होगा। ठीक है, ये बात यहां पर दे रखी है, कब होगा ये नहीं बताया। मेरिट लिस्ट ऑफ रिकमेंडेड कैंडिडेट्स in a subject shall be prepared on the basis of marks obtained by the candidate out of total 200 marks। यानी जो मेरिट लिस्ट होगी वो टोटल 200 मार्क्स में से बनेगी। 160 आपका वो और 40 वो, 160 का 80 काउंट होगा और 40 का 20 काउंट होगा। तो ये चीज याद रखनी है। ठीक है, चलिए अब देखिए आगे समतुल्य विषय दे रखे हैं। अंग्रेजी के इक्विवेलेंट कौन से सब्जेक्ट होंगे, उर्दू का इक्विवेलेंट क्या होगा, फारसी का इक्विवेलेंट क्या होगा, मैथिली का इक्विवेलेंट क्या होगा, संस्कृत का इक्विवेलेंट, हिंदी का। तो सभी सब्जेक्ट्स के यहाँ पर इक्विवेलेंट सब्जेक्ट्स दे रखे हैं कि इक्विवेलेंट सब्जेक्ट्स में कौन कौन से सब्जेक्ट्स आपके शामिल हो सकते हैं। तो ये PDF आपके पास पहुँच जाएगी, आप उसमें से देख लेना। तो फाइनली कंक्लूजन क्या है, कंक्लूजन जो है वो आपको यहाँ पर समझ लेना है। सबसे बड़े परिवर्तन कौन कौन से हैं, तो सबसे बड़े परिवर्तनों में एक परिवर्तन जो है वो आपका है कि लिखित परीक्षा होगी। ठीक है, क्या होगा,
लिखित परीक्षा होगी, ये कंक्लूजन है, ध्यान रखना, जो कि आपकी 160 मार्क्स की होगी, 160 नंबर की होगी। ठीक है, पहली बात तो लिखित परीक्षा 160 नंबर की होगी। इसका जो वेटेज है वो 80% लिया जाएगा, 80% इसका क्या है, वेटेज है। ठीक है, तो वेटेज इसका कितना है, 80%। फिर इसके बाद आपका क्या होगा, साक्षात्कार होगा। साक्षात्कार कितने मार्क्स का होगा, 40 मार्क्स का होगा। इसका 20% वेटेज होगा। ठीक है, तो ये चीज याद रखनी है। अब बात आती है सिलेबस की। अगर आपको नहीं पता है कि सर सिलेबस क्या होगा, तो भाई नेट का जो सिलेबस है सेम वही सिलेबस होगा, कुछ भी नया नहीं होगा। ठीक है, ये बात हो गई। तीसरी बात ये हो गई कि जो पीएचडी है वो कैंडिडेट एक्स्ट्रा मार्क्स नहीं पाएगा। पीएचडी जो है वो अब बिल्कुल बराबर है आपके किसके, नेट के। ठीक है, तो ये सारी बातें जो है वो आपको यहां पर समझ लेनी है कि पीएचडी का एक्स्ट्रा वेटेज नहीं मिलेगा। लिखित परीक्षा 160 नंबर की 3 घंटे की होगी। ठीक है, मतलब यहां पर जो आपके 160 मार्क्स हैं वो कितने घंटे में लिखने पड़ेंगे आपको, 3 घंटे में। इंटरव्यू होगा, इसमें अटेंडेंस जरूरी है, पहुंचना जरूरी है, 40 नंबर का होगा। और जो भी मार्क्स आपको मिलेंगे उनका 20% वेटेज फाइनल मेरिट में जोड़ा जाएगा। यानी टोटल जो आपका होगा, टोटल जो आपका एग्जाम होगा, टोटल मेरिट जो बनेगी वो 200 में से बनेगी, आउट ऑफ 200 आपकी मेरिट बनेगी। ठीक है, और सिलेबस आपका नेट का सिलेबस जैसा ही होगा। पीएचडी और नेट एक ही जैसे होंगे, मतलब पीएचडी के लिए कोई एक्स्ट्रा आपको मार्क्स मिलने वाले नहीं है। ठीक है, तो आपके जो भी डाउट्स बिहार असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती एग्जाम को लेकर है वो मुझे उम्मीद है कि क्लियर हो चुके होंगे। आयु, पात्रता, सिलेबस जो सबसे ज्यादा जरूरी है वो हो चुके। अब एक डाउट है सबसे बड़ा कि बैट होगा कि नहीं होगा। तो जैसा कि ड्राफ्ट में बताया गया है कि बैट को बिहार सरकार या उसकी कोई ऑथराइज्ड एजेंसी करवाएगी। अब ये कब करवाएगी कब नहीं करवाएगी ऐसा यहाँ पर क्लियर नहीं है। तो मैं तो यही कहूंगा कि बैट होना चाहिए, बिना बैट की ये परीक्षा नहीं होनी चाहिए। इसका सबसे बड़ा कारण क्या है कि हर स्टूडेंट नेट पास नहीं कर पाता, चाहे वो बिहार का हो या किसी भी स्टेट का हो। और बिहार राज्य में अगर बिना बैट के कोई भी इस तरह की वैकेंसी आती है तो सबसे ज़्यादा सिलेक्शन अदर स्टेट्स के स्टूडेंट्स के होंगे, क्योंकि बिहार स्टेट्स में नंबर ऑफ कैंडिडेट जो होंगे नेट के वो ऑब्वियस सी बात है कम होंगे। अगर अभी सेट या बैट हो जाता है बिहार का तो फिर नंबर ऑफ कैंडिडेट्स बढ़ जाएंगे, बिहार राज्य के बच्चों को ज़्यादा मौका मिल जाएगा। तो ज़रूरी है बिहार स्टेट्स के स्टूडेंट्स के लिए कि बैट का आयोजन हो, और उन स्टूडेंट्स के लिए भी जरूरी है जो अदर स्टेट से हैं लेकिन उनके पास नेट नहीं है। तो ओवरऑल इस वैकेंसी के लिए चाहे आप बिहार से बिलोंग कर रहे हैं या फिर अदर स्टेट से हैं, अगर आपके पास नेट का सर्टिफिकेट नहीं है, नेट पास नहीं है आप, तो फिर बैट जरूरी है और बैट सरकार को कराना चाहिए। जैसा ड्राफ्ट में बता भी रखा है कि सरकार या उसकी कोई ऑथराइज्ड एजेंसी बैट का आयोजन करेगी। ठीक है, तो मिलते हैं आपसे इसी तरह की जानकारियों के साथ। आप सभी लोग अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और लाइक नहीं किया है इस सेशन को तो लाइक भी कर लीजिए। इसके बाद भी कोई डाउट रह जा रहा है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बताइए, मैं आपके डाउट को दूर करने की कोशिश करूंगा। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू, बाय बाय, टेक केयर, स्टे ब्लेस्ड, जय हिंद।